चलो सामने ध्यान देंगे इधर। चलो इससे पहले क्लास में देख लो, वन संसाधन का अध्ययन किए थे क्या? चलो वन संसाधन के अनुसार पूछ रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बताते जाएंगे। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। किसी भी देश के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वन होना आवश्यक है? 33%। लेकिन भारत में कितना है? 23 से 24%। वनों को कितने भागों में बांटा गया अपने यहां? 6 भागों में। पहला बता दो, दूसरा, तीसरा। पहला क्या बताए? सदाबहार वन। दूसरा पर्वतीय वन। तीसरा कटीले वन। चौथा दलदली वन। पांचवा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और छठवां में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। अच्छा, ये 6 में से किस वन को वर्षा वन बोलते हैं? सदाबहार। किसी मानसूनी वन बोल सकते हैं। पर्णपाती दोनों वनों क्या बोल सकते हैं? मानसूनी वन। डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा वन? जहां एकदम कम बारिश होता हो, कटीले वन। हिमालय पर्वत क्षेत्र में पर्वतीय वन। हिमालय पर्वत में कितने ऊंचाई तक वन है? कितना? 4800 मीटर। जिसमें से आप ये बताओ 4800 मीटर में से 0 से 1500 मीटर तक सदाबहार, 1500 से 2500 शीतोष्ण वन, 2500 से 4500 मीटर कोणधारी वन। कौन सा है? और 4500 से 4800 टुंड्रा वन। कौन सा वन है? ठीक है ना। टुंड्रा वन की विशेषता बताओ। सदैव बर्फ से ढके रहता है और इसे क्या बोलते हैं? अल्पाइन वन भी कहते हैं। समझ आ पा रहा है? कटीले वन कौन कौन से क्षेत्र में हमको देखने मिलेगा? पहला राजस्थान और दक्षिण भारत के वृष्टि छाया प्रदेश। किधर देखने मिलेगा? वृष्टि छाया प्रदेश में। ठीक है ना। सदाबहार वन जिधर पाया जाता है उधर वर्षा लगभग कितना सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर। सदाबहार वन जो होता है अपने भारत में कहां कहां देखने मिलेगा? पहला पश्चिमी घाट पर्वत। दूसरा कोरोमंडल तट। तीसरा शिलांग पठार। ठीक है। चौथा हिमालय का तराई क्षेत्र। और पांचवा अंडमान निकोबार। ये सब क्षेत्र मिलता है। और सदाबहार वन में ही हमें जैव विविधता देखने मिलता है। हाँ कि नहीं? तो जैव विविधता जो होता है ये क्या है? समझ गए थे? एक ही जगह पर बहुत सारे प्रकार के क्या पाए जाना? जीव जंतुओं का निवास क्या कहलाता है? जैव विविधता। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत में अपने यहां पाया जाता है। आ रहा समझ में? है ना। चलो बाकी वन का तो देखे। मैंग्रोवा वन किस में आता है? दलदली वन में। किस में आएगा आपका? नागफनी कटीले वन। नागफनी आपका कटीले वन। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन याद रखना। तो वनों का पूरा प्रकार पढ़ लिए थे ना। चलो वनों से संबंधित कुछ जानकारी और है, उसको देखते हैं, फिर वन टॉपिक हमारा हो जाएगा। ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वानिकी टॉपिक से। कहां से पढ़ेंगे? वानिकी चैप्टर से। आपको देखना है कि वानिकी जो होता है उसके बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलो वानिकी के संबंध देख लो। सबसे पहला जो चीज है, वानिकी किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है। वनों की वृद्धि करने के लिए जो वृक्षारोपण की जाती है उसे ही हम वानिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वानिकी। तो क्या है वानिकी? समझ में आ रहा है? वनों की क्या करना? वृद्धि करने के लिए जो भी क्या किया जाता है? वृक्षारोपण, उसे क्या बोलते हैं? वानिकी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे? वानिकी। वानिकी जो होता है अलग अलग प्रकार होता है, जिसमें से प्रमुख 5 प्रकार आपको याद रखना है। कितने प्रकार? वानिकी के कितने प्रकार याद रखना है? 5 प्रकार आपको ध्यान देना है। समझ आ पा रहा है? जिसमें सबसे पहले बताओगे सामाजिक वानिकी। क्या होता है? देखो सामाजिक जो वानिकी होता है इसमें ये देखने मिलता है, जैसे कि जो भारत का जो आम नागरिक है, भारत का जो आम नागरिक, भारत के जो आम नागरिक होते हैं
जो अपने हिसाब से जगह देख देख के जो वृक्षारोपण करते हैं समाज की भलाई के लिए, समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक वानिकी। क्या बोलेंगे? सामाजिक वानिकी। कौन करता है बोलेंगे तो भारत के कोई भी नागरिक कहीं भी आपका वन लगा सकते हैं जगह के हिसाब से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक वानिकी में लेते हैं। किस में लेते हैं? सामाजिक वानिकी। क्लियर है सबका? दूसरा जिसका नाम है सामुदायिक वानिकी। क्या होता है? सामुदायिक वानिकी में होता क्या है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जो सरकारी भूमि है। कौन सा भूमि है? सरकारी भूमि। और उस पूरी सरकारी भूमि में, सरकारी भूमि के अंतर्गत एक ग्रुप बना के दे दिया गया है कि उस क्षेत्र में पूरा वन लगाना है वहां के लोगों को। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, अपनी इच्छा अनुसार है सामाजिक वानिकी, आप जहां लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मान लो कि कोई क्षेत्र दे दिया, ये पूरे क्षेत्र में हमें वन उगाना है, तो वहां के आसपास के लोगों का एक ग्रुप तैयार किया जाएगा, एक समुदाय बनाया जाएगा, या आसपास के लोग का कोई भी समुदाय होंगे, तो वो समुदाय पूरा मिल के सरकारी भूमि में पूरा वन लगाते हैं। गवर्नमेंट भूमि में क्या लगाते हैं? वन लगाते हैं। उसी को बोलते हैं सामुदायिक वानिकी। क्या बोलते हैं बता दो? सामुदायिक वानिकी। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? पहला क्या देखे? सामाजिक वानिकी, ये भारत के किसी भी आम नागरिकों के द्वारा अपने घरों के आसपास से कहीं भी आप वन लगा सकते हैं। वो किस वानिकी में गिना जाएगा? सामाजिक। सरकारी भूमि में जो वन लगाया जाता है बहुत सारे, उसे हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक वानिकी। क्या बोलते हैं? सामुदायिक वानिकी के नाम से जानेंगे। क्लियर है? तीसरा होता है हमारा कृषि वानिकी। क्या होता है? कृषि वानिकी में कोई भी जैसे किसान है, अपने खेत के मेड़ के चारों ओर पेड़ लगा सकता है। अगर उस खेत में किस फसल नहीं बो रहा है तो उस खेत में भी वन लगा सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे वानिकी को हम बोलते हैं कृषि वानिकी। क्या बोलते हैं? मतलब कृषि के साथ साथ वन लगाना अपने आसपास, या अगर कृषि नहीं कर रहे हो तो उस खेत में भी आप पेड़ लगा सकते हो। उसके बदले गवर्नमेंट आपको पैसा भी देता है। छत्तीसगढ़ में अपने यहाँ उसके लिए पैसा भी दिया जाता है। कितना दिया जाता है किसी की जानकारी नहीं है पता? देखना नेट में आपको दिख जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में कृषि नहीं कर रहे हैं तो अगर 1 एकड़ के हिसाब से कुछ पैसा अपने यहाँ दिया जाता है, पर एकड़ इतना रुपये मिलता है। उसी में यदि पेड़ लगा दिए तो आया बात समझ में? तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं? कृषि वानिकी के नाम से जानेंगे। क्लियर यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? चलो पहला कौन सा बता दो? सामाजिक वानिकी, आम नागरिक वाला। दूसरा सामुदायिक वानिकी, सरकारी भूमि में पूरा देखने मिलेगा। तीसरा कृषि वानिकी में खेत के मेड़ के चारों ओर अगर फसल नहीं बो रहे तो खेत में भी आप वन लगा सकते हैं, जिसको हम किस में लेंगे? कृषि वानिकी में लेते हैं। किस में लेते हैं? कृषि वानिकी में। चौथा होता है आपका फार्म वानिकी। क्या होता है? फार्म वानिकी एक ऐसा वानिकी होता है जिसमें ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिससे कुछ मेडिसिन बनाई जा सके, कुछ दवाई बनाई जा सके। ऐसे पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसको फार्म वानिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्म वानिकी में केवल किस टाइप का पेड़ लगाना होता है? जिससे कुछ दवाइयां तैयार होता हो, मेडिसिन बनाया जाता हो। ऐसे जो पेड़ होते हैं अगर उसको हम यदि उगाते हैं तो उसको किस वानिकी में गिना जाएगा? फार्म वानिकी में गिना जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो पहला बताओ कौन सा वानिकी? सामाजिक। दूसरा, तीसरा कृषि, और चौथा फार्म वानिकी। फार्म वानिकी में किसको लेते हैं? दवाई वगैरह वाला जो पेड़ होता है उसको बस। ठीक है? एक होता है हमारा कौन सा? शहरी वानिकी। शहरी वानिकी में देखो क्या होता है, जैसे कि शहरों में, जैसे मान लो कि इस प्रकार से कुछ आपका मान लो नेशनल हाईवे है या कुछ रोड है, तो रोड के आसपास में, रोड के अगल बगल में पूरा पेड़ लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अगर रोड एकदम बहुत बड़ा है तो बीच से आपका डिवाइडर भी जाता है, उस डिवाइडर में भी क्या लगाना होता है? पेड़। समझ आ रहा है? तो 21 वानिकी में गिना जाएगा शहरी वानिकी। मान लो कि शहर में, या शहर में देखो और क्या क्या चीज आपको पेड़ लगाने के मिल जाएगा। तो पहले तो रोड के आसपास वाला, या बहुत बड़ा रोड है तो बीचों बीच पेड़ लगाना होता है। ठीक है? इसके अलावा मान लो कि कोई कॉलोनी वगैरह है, कोई क्या बता दो? कॉलोनी। तो कॉलोनी जब तैयार करते हैं तो उसमें देखना, कॉलोनी में जब एंट्री करेंगे तो देखना जगह जगह आपका पेड़ लगे रहता है। तो ये भी किस वानिकी में आएगा? शहरी वानिकी में। तो रोड के आसपास हो गया, रोड के बीचों बीच हो गया, कोई यदि कॉलोनी है बहुत बड़ा, समझ आ रहा है, तो वहां भी पेड़ लगाने के लिए स्पेशल जगह होना होता है और जगह बनाना ही पड़ता है। समझ में आ पा रहा है? क्योंकि किस वानिकी के तहत आएगा वो?
शहरी वानिकी में ऐसे जगहों पर पेड़ लगा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। समझ आ पा रहा है? तीसरा देखेंगे अपन, शहर में ज्यादातर अगर मान लो कि खाली जगह मिल गया तो खाली जगह हम बना देंगे पार्क। क्या बना देंगे? पार्क। और उस पार्क में पूरा क्या लगाएंगे? पेड़ लगाना होता है। तो वो भी किस में आएगा? शहरी वानिकी में। किस में आएगा? तो रोड के आसपास कॉलोनी में कोई पार्क यदि बनाते हैं अगर शहर भर में, तो पूरा उसमें क्या लगाना होता है? पेड़ वगैरह लगाना होता है। तो ये भी किस में गिनेंगे अपन? शहरी वानिकी में गिनते हैं। तो शहरों में बहुत सारे क्षेत्रों में आपको मिल जाएगा। तो शहरी वानिकी क्लियर है सबका? जहां शहर में खाली जगह मिला वहां आपको पेड़ लगाना होता है, जगह देख देख के। मेन जो रोड, कॉलोनी, पार्क, ये सब में तो रहेगा ही। आ रहा बात समझ में? चलो, तो वानिकी हम कितना प्रकार का देखे? 5। पहला सामाजिक, दूसरा सामुदायिक, तीसरा कृषि, चौथा फार्म, पांचवा शहरी वानिकी। वानिकी क्या होता है बोलेंगे तो वनों का वृद्धि, वनों की वृद्धि हम किसी भी तरीके से करना है, चाहे आप सामाजिक वानिकी करो, सामुदायिक करो, कृषि करो, मतलब कोई भी आपको वानिकी में शामिल होना है। आए बात समझ में? हाँ कि नहीं? बस हमको वनों में क्या करना है? वृद्धि करना है। जो अभी कितना परसेंट है भारत में? 22 से 23% के आसपास है, सॉरी 23 से 24%। उसको बढ़ा के कितना ले जाना है? 33% अगर ले जा लेते हैं तो अपन मान सकते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से वन की मात्रा अच्छी खासी है। आया समझ में? है ना? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया वानिकी के बारे में। किसके बारे में हो गया? वानिकी। क्लियर था सबको? है ना? चलो, वन टॉपिक के में वानिकी के बाद हम आगे देखते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको बोलते हैं, एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक ऐसा संस्था है जो वन वाला जो क्षेत्र होता है या किसी भी क्षेत्र में जीव जंतु जो निवास करते हैं उनकी ये पूरा बायो, मतलब जो भी हो, लेखा जोखा करता है और बताता है कि कौन सा जीव ज्यादा मात्रा में है, कौन सा जीव कम मात्रा में है, कौन सा जीव विलुप्त होने वाला है। तो इस टाइप का जो चीज है, ये पूरा आंकड़े कौन सी संस्था देता है? पूरे विश्व को, पूरे विश्व वाला है, तो क्योंकि वर्ल्ड है, समझ आ रहा है ना? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब आपका जो जंगल वाला जो एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ वाला, तो उन सभी क्षेत्रों में कौन कौन से जीव जंतु है उनके बारे में ये पूरा आंकड़े बताता है। जनगणना जैसे होता है ना, मनुष्यों को जैसे जनगणना होता है, वैसी जो भी जीव जंतु होता है जो वन क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको भी गिना जाता है कि कौन कितने मात्रा में है। ठीक है? तो वर्ल्ड में जो आंकड़े प्रदर्शित करता है उस संस्था का नाम बताओ क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? WWF। समझ आ रहा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऐसे बोलेंगे। क्लियर सबका? हाँ है ना? चलो, तो ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये जो संस्था है, ये जो आंकड़े प्रदर्शित करता है, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है रेड डेटा बुक। कौन सा बुक होता है? रेड डेटा बुक। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से कि रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करता है, तो किसमें टिक लगाओगे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कौन सी संस्था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कौन सा बुक? रेड डेटा बुक। कौन सा बुक है? रेड डेटा बुक। क्या करेगा? जारी। क्लियर सबका? अब इस रेड डेटा बुक के अनुसार हम बता सकते हैं कि जो भी जीव जंतु है उसको 4 भागों में बांटा गया। ये जो संस्था है, ये जीवधारी कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भागों में इसने बांटा, जिसमें से हम देखते हैं ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इस टाइप का जो रेड डेटा बुक है ऐसा होना चाहिए, ऐसे करके कल्पना कौन किया था? तो कल्पना करने वाला व्यक्ति 1963 में कल्पना किया गया था सर पीटर स्कॉट के द्वारा। किसके द्वारा? सर पीटर स्कॉट के द्वारा। और अगले ही साल ये बुक जारी हो गया। कौन सा बुक? रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक को जारी करने का शक्ति किसको है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो रेड डेटा बुक का पहले बार प्रकाशन कब हुआ? 1964 में पहला बार प्रकाशित हुआ पूरे वर्ल्ड में। और कल्पना कौन किया था? सर पीटर स्कॉट। कब किया था? 1963 में इसने क्या किया था? कल्पना किया था। क्लियर है तक सबका? है ना? अच्छा, तो ये जो रेड डेटा बुक आता है उसमें कौन कौन से जीवों के नाम लिखे होंगे? तो आप बताओगे, ये जो अभी समझेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर का जो है, इनको वहां दर्शाया जाएगा, सामान्य जीव को दर्शाया नहीं जाएगा, क्योंकि इन तीनों में जो नहीं आया
तो वो सामान्य जीव होता है। क्या होगा बता दो? सामान्य जीव की कैटेगरी में आएगा। तो पहले अपन समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के हिसाब से हम तो जीव को तो 4 भागों में बांट देंगे, लेकिन इस बुक में मात्र कितनों का नाम रहेगा? तीन ग्रुप का नाम रहेगा, एक का नहीं रहेगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि इसमें जो नहीं है वो किसमें आ जाएगा? पूरा सामान्य जीव में। आप तो लिखेंगे पूरा बुक भर जाएगा, इतने सारे जीव जंतु हैं। समझ आ पा रहा है? लेकिन इनको दर्शाना जरूरी होता है, नीचे के 3 को। क्लियर है सबका? चलो तो देखो ध्यान से समझना है क्या चीज होता है। तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अनुसार जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। सबसे पहला बताओ, सामान्य जीव। सबसे पहला देखो, सामान्य जीव ऐसे होते हैं जिसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार क्या हो रही है? कमी नहीं हो रहा है। तो उन पूरे जीवों को क्या बोलते हैं? सामान्य जीव के कैटेगरी में रखते हैं। समझ आ रहा है? तो सामान्य जीव किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। जिनकी जनसंख्या में लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि। कितना भी मारो काटो फिर भी वृद्धि हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो उनको किस में लिया जाता है? सामान्य जीव में। उदाहरण बोलेगा तो आप बहुत सारे बता सकते हो। हमारे आसपास में जो है उसको हम देखें तो क्या बताओगे? मुर्गी, हर दिन कईयों सारा चिकन बनता है, ठीक है नहीं? समझ आ पा रहा है? लेकिन कमी हुआ रह गया? कमी नहीं हो रहा है। अगर कमी होना चालू हो गया तो उनको मारना बंद कर देंगे। समझ आ रहा है? जब तक कमी नहीं हो रहा है तब तक मार सकते हैं, लेकिन मारना नहीं है, ठीक है नहीं? मतलब बताया जा रहा है कि कमी नहीं हो रहा उनका। समझ आ पा रहा है? दूसरा क्या बताओगे? बकरी है, कुत्ता, बंदर, सुअर और बहुत सारे जीव जंतु है। तो वो सब किस में आएंगे? सामान्य जीव में आएंगे। बस आपको देखना क्या है कि संख्या में कमी ना हो, लगातार उनमें क्या हो रहा हो? वृद्धि हो रहा हो। तो ऐसे जीव को क्या नाम से जानते हैं? सामान्य जीव कहते हैं। क्लियर है सबका यहां तक? चलो दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं संकटापन्न जीव। क्या बोलते हैं? संकटापन्न जीव ऐसा जीव होता है जो सामान्य जीव तो होता है, सामान्य जीव तो होता है, लेकिन उसमें संकट आने वाला है। क्या आने वाला है? संकट। तो अगर पहले से हम सूचना दे दिया गया है कि इस जीव पर संकट आने वाला है, तो उसका जो नाम है सामान्य जीव से हटके किसमें लिखेंगे? संकटापन्न जीव में लिखेंगे। तो संकटापन्न जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें संकट आने वाला है। संकट नहीं आया है, लेकिन क्या बोला बताया जा रहा है? संकट आने पर है, ऐसा हम बता रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संकटापन्न जीव। जिसमें अभी लिस्ट में नाम होता है गौरैया चिड़िया का। किसका होता है? गौरैया चिड़िया भी है, अच्छे खासे मात्रा में है, लेकिन इसका नाम किस सूची में आ गया? संकटापन्न। किसमें? संकट आने वाला है। आया बात समझ में? आया ना? तो संकटापन्न क्लियर रहेगा सबका? सामान्य जीव किसको बोलते हैं बताओ? ऐसा जीव जिसकी संख्या में कमी नहीं हो रहा है, वो क्या है बता दो? सामान्य जीव। ऐसा सामान्य जीव जिसमें संकट आने वाला है, जो बोला समझ गया? तो उसका नाम वहां से हटा के हम किस में लिखेंगे? संकटापन्न जीव में लिखेंगे। क्लियर है सबका? तीसरा नंबर का है संकटग्रस्त जीव। क्या है बता दो? देखो संकटग्रस्त जीव ये जीव पहले लिखा था संकटापन्न में। किसमें लिखा था? अब उसमें हमें पहले पता चला था कि संकट आने वाला है, लेकिन अब देखने मिला कि इस पे संकट आ चुका है। संकट क्या हो चुका है? आ चुका है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त। क्या बोलेंगे? और इस पे यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो ये पूरे विश्व से विलुप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? पूरे वर्ल्ड से क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसा जीव क्या कहलाता है? संकटग्रस्त। जिसमें संकट आ चुका है, अब उसकी देख रेख करना आवश्यक है। उसको मारने से रोकना, उसको बचा के रखना, उनके लिए पूरा क्षेत्र दे देना कि उसी क्षेत्र में उनको रहना है। समझ में आ रहा है? मतलब हर एक चीज उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो किस जीव पर ध्यान दिया जाता है? संकटग्रस्त जीवों पर। जैसे कि आपका बाघ हो गया, शेर, चीता, हाथी, बाज, गिद्ध, एक सींग वाला गेंडा, इस टाइप के जो जीव हैं, समझ आ पा रहा है? वो सब किस में आएंगे? संकटग्रस्त जीव में। और संकटग्रस्त जीवों की ही देखरेख की जाती है, क्योंकि संकट आ गया है। अगर ध्यान नहीं देंगे, देखिए ये सब खतरनाक होते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो आदमी उनको मार देगा। भाई अपने आप को बचाना है तो मारना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इनके लिए अलग से क्षेत्र बना देंगे और मनुष्य को बोल देंगे कि उस क्षेत्र में आपको नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए बनाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनाते हैं? इनके लिए बनाया जाएगा क्या बता दो? अभ्यारण्य।
जो संकटग्रस्त जीव हैं उनकी देखरेख के लिए हम पूरे भारत में या अन्य देशों में भी हम बात करें तो क्या बना जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जीवमंडल रिजर्व क्या बनाते हैं। तो ये केवल किनके लिए है, संकटग्रस्त, केवल किसके लिए है, अब संकटग्रस्त के लिए है। लेकिन अब कहीं घूमने जाएंगे तो हाँ ये सब भी मिल सकते हैं, बंदर वंदर, तो वो लोग अपने हिसाब से घूमते फिरते रहेंगे अब जंगल में, समझ आ रहा ना। लेकिन केवल किनके देखरेख के लिए इसको तैयार किया गया है, संकटग्रस्त जीव के लिए किया गया है। और संकटग्रस्त पहले किस में लिखा था, संकटापन्न में, और संकट मतलब संकट आने वाला है करके बता दिया, और संकट आ गया उस पे तो नेक्स्ट नाम इसमें आ जाएगा। अब हो सकता है संकटग्रस्त जीवों में कुछ ऐसे जीव होंगे जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाए, तो वो चले जाएगा विलुप्त जीव में। किसमें चले जाएगा, विलुप्त जीव में चले जाएगा। तो विश्व में 2 विलुप्त जीवों के नाम बताइए, तो क्या बताओगे, डायनासोर, क्या बताओगे, जो पहले तो था लेकिन धीरे, पहले सामान्य जीव रहा होगा, बहुत सारे थे तब, फिर वो क्या बना होगा, संकटापन्न बना होगा, संकट आया होगा, उसके बाद संकटग्रस्त, और फिर अब खतरनाक चीज है तो सब मारना चालू कर देंगे तो किसमें, विलुप्त में आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके उनका नाम चेंज होते जाता है, समझ आ पा रहा है। तो विलुप्त जीव में किसका किसका नाम, डायनासोर हो गया और डोडो पक्षी, क्या बताओगे, ये विश्व में आपको अब कहीं नहीं मिलेगा, समझ आ पा रहा है। भले वो पिक्चर बनता है हॉलीवुड वाला, उसमें अभी भी दिखाते हैं, लेकिन अभी है क्या, डायनासोर वायनासोर नहीं है, समझ आ पा रहा है। क्योंकि रेड डेटा बुक के अनुसार उसको किसमें लिखा गया है, विलुप्त जीव में लिख दिए कि पूरा विश्व से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। आया बात समझ में। और रेड डेटा बुक में किसको नहीं दर्शाएंगे, किसको दर्शाएंगे, संकटापन्न, संकटग्रस्त और विलुप्त। आया समझ में, हाँ कि नहीं। चलो तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड क्या है उसके बारे में, क्लियर है सबका। चलो फिर से बता दो, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड कौन सा बुक जारी करता है, रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक के अनुसार या इस संस्था के अनुसार जीवों को कितने भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला सामान्य जीव, क्लियर है सबको, क्या होता है बता, सामान्य जीव ऐसे जीव जिसका संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। दूसरा संकटापन्न जीव, ऐसे सामान्य जीव जिसमें संकट आने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे। और संकटग्रस्त में किसका नाम लिस्टेड है, गौरैया चिड़िया, किस क्या बताओगे। तीसरा क्या बताओगे, संकटग्रस्त जिसमें संकट आ चुका है, तो उनको बचाने के लिए क्या तैयार की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व, ठीक है। और चौथा क्या बताओगे, विलुप्त जीव। विलुप्त जीव मतलब दुनिया में अब वह उनकी अस्तित्व नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलुप्त जीव में लेंगे। क्लियर है सबका। तो हमारे कंपटीशन में बस एक क्वेश्चन आता है, रेड डेटा बुक में किसकी जानकारी होता है, तो ज्यादा बार ऑप्शन में रहेगा संकटग्रस्त और संकटापन्न। अब विलुप्त हो गया तो हो गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को ध्यान देना है, तो ज्यादातर इनको फोकस करेंगे अपन। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। आगे बढ़े। चलो तो अब इसी के देखो, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने से पहले इसको समझना था कि राष्ट्रीय उद्यान में किनको रखा जाता है। समझ आ पा रहा है, क्लियर है सबको। किनको रखते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, जो संकटग्रस्त है तो उन्हीं को देख रेख के लिए करते हैं। तो देश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हर राष्ट्रीय उद्यान को नहीं पढ़ना है। हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो आने लायक उसी बस देख सकते हैं, नाम देखेंगे और उनकी विशेषता आपको देखना होगा। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो चलो राष्ट्रीय उद्यान में देख लेते हैं क्या क्या आपको यहां से ध्यान रखना है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से लिख लिया हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो कैटेगरी है नेशनल पार्क वाला, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य सब मिक्स रहेगा, ऐसा कुछ अलग टाइप से पूछेगा नहीं, आपको नाम देखना है और जगह बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान का हम पहले देखते हैं, उसके बाद आगे विशेषता देखेंगे क्या क्या होगा। तो राष्ट्रीय उद्यानों का नाम देखें क्या क्या नाम से आपको मिलेगा। चलो सबसे पहले हम चालू करते हैं जम्मू कश्मीर से। कहां देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्कों के नाम याद रखना है, होंगे बहुत सारे। मैं संख्या जो लिखा हूं वो केवल हमें कितना ठो याद करना उसकी संख्या है, वो समझ आ रहा है। टोटल वहां ऐसा करके मैं नहीं लिखा हूं, समझ पा रहे हो, क्योंकि छोटे मोटे नेशनल पार्क जो एग्जाम में नहीं आता उसका नहीं याद करना है। तो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट में कितना ठो है, 3। इंपॉर्टेंट में कितना है, 3।
इसमें देखो सबसे पहला जो अपन बताएंगे जिसमें नाम है आपका किश्तवाड़ा नेशनल पार्क। क्या बता दो? किश्तवाड़ा नेशनल पार्क। क्लियर सबका? जम्मू कश्मीर में पहला क्या बताओगे? किश्तवाड़ा नेशनल पार्क। दूसरा दूसरा क्या है? डाची ग्राम। क्या है बता दो? डाची ग्राम नेशनल पार्क। क्लियर सबका? कौन सा है बता दो? डाची ग्राम नेशनल पार्क। तीसरा हिमिस नेशनल पार्क। क्या है बता दो? हिमिस नेशनल पार्क। ठीक है ना? चलो ये तीन फेमस है हमारे एग्जाम के लिए जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में तीन तो फेमस है, बताओ कौन कौन सा? किश्तवाड़ा, डाची ग्राम और हिमिस। फिर से बोलो, किश्तवाड़ा, डाची ग्राम, हिमिस। ये कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित में है? जम्मू कश्मीर में ये है। क्लियर सबका? चलो इसके नीचे आएंगे तो पंजाब। पंजाब में मात्र कितना ठो याद रखना है? एक नेशनल पार्क याद रखेंगे और काम हमारा चल जाएगा। तो पंजाब में कौन सा है? अबोहर नेशनल पार्क। ठीक है, अबोहर नेशनल पार्क कहां बताओगे? पंजाब। ठीक है, चलो जम्मू कश्मीर का बताओ। पहला, दूसरा डाची ग्राम, तीसरा पंजाब में एक ठो बताओ अबोहर। पंजाब में क्लियर आता है सबका? आगे बढ़े। चलो राजस्थान में कितना ठो ध्यान रखना है? दो ठो। पहला बताओ घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी समझ आ रहा है? यहां पर को कौन सा याद रखना है? घाना पक्षी विहार ऐसे करके है नेशनल पार्क। इसके अलावा रणथंबोर है। ठीक है ना? क्या है? रण थंबोर है कि थंबोर है? खा है कि उत्था होगा? उत्था है वो। थंबोर ऐसे टाइप से हो, रण थंबोर है। ठीक है ना? चलो फिर से देख लो। राजस्थान में क्या क्या बताओगे? पहला, अच्छा ये सॉरी ये गलत हो गया है, ये घाना पक्षी है ना, घड़ी का घा है। क्या बताओगे? घाना पक्षी राजस्थान, और दूसरा रणथंबोर। चलो जम्मू कश्मीर बता। पहला किश्तवाड़ा, दूसरा डाची ग्राम, तीसरा हिमिस। पंजाब में अबोहर, पंजाब में, राजस्थान में घाना पक्षी रणथंबोर। समझ आ रहा है? राजस्थान में घाना पक्षी और रणथंबोर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब आते हैं गुजरात क्षेत्र में। तो गुजरात में दो ठो फेमस है, जैसे कि नल सरोवर। क्या रखना है? नल सरोवर। क्या कहां बताओगे? गुजरात। और यही क्या बताओगे? गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या बताओगे? गिर नेशनल पार्क। क्लियर सबका? तो गुजरात का दो आने लायक बता दो क्या क्या रहता है? नल सरोवर और गिर। नल सरोवर और गिर। चलो फिर से देखेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा, डाची ग्राम, हिमिस। पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर। राजस्थान में घाना पक्षी रणथंबोर, राजस्थान में घाना पक्षी रणथंबोर। गुजरात में नल सरोवर और गिर। ठीक है, नल सरोवर और गिर आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो आगे बढ़े। चलो बता दो, इसी में से पूछ रहा हूं, बताते जाएंगे सब लोग। अबोहर कहां है बताओ? अबोहर, हिमिस, घाना पक्षी, रणथंबोर, किश्तवाड़ा, डाची ग्राम, गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर, गुजरात। ठीक है, समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। चलो इसके नीचे देखते हैं क्या क्या आपको यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है गोवा स्टेट। कौन सा है? गोवा में एक ही तो फेमस है। कौन सा? भगवान महावीर वाला। ठीक है, क्या बताएंगे? भगवान महावीर नेशनल पार्क। क्लियर सबका? तो गोवा में कौन सा कितना याद रखेंगे? एक तो फेमस है। कौन सा? भगवान महावीर नेशनल पार्क। क्लियर सबका? चलो कर्नाटक में देखते हैं कौन कौन सा आपका फेमस है। तो कर्नाटक में कितने नेशनल पार्क है? 3 नेशनल पार्क याद रखना है। पहला में बांदीपुर। कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी के नाम पर है, तुंगभद्रा नेशनल पार्क। और एक क्या मिलेगा? सोमेश्वर वाला। ठीक है ना? कौन सा है? सोमेश्वर
नेशनल पार्क। क्लियर सबका? तो कितना ठो बता दो? 3 का। तो ये तीनों आपको कहां मिलेगा बता दो? कर्नाटक में। चलो पहला बताओ, बांदीपुर, दूसरा तुंगभद्रा और तीसरा सोमेश्वर। फिर से बोलो, बांदीपुर, तुंगभद्रा, सोमेश्वर, तीनों कहां है? कर्नाटक में। गोवा में कौन सा? भगवान महावीर। गोवा में भगवान महावीर। क्लियर है सबका? अब आते हैं केरल में। केरल में एक ही जगह, एक ही ठो है, एक ही नहीं बोल सकते, एक फेमस है। क्या नाम से? पेरियार नेशनल पार्क, क्योंकि इधर बहता है पेरियार नदी। कौन सा नदी? तो पेरियार नदी के आसपास का क्षेत्र को नेशनल पार्क का बना दी। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क सुने हो? कहाँ है? सुने बस हो। कौन सा जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क? बीजापुर जिले में। कौन से जिले में? क्योंकि उसके बीच से कौन सा नदी गुजरता है? इंद्रावती नदी, तो उसी के नाम पे रख दिए। और बस्तर जिले में है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिसमें कांगेर नदी बहता है। कौन सा नदी? कांगेर नदी बहता है। तो नदी के नाम के हिसाब से भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैसे यहां केरल में कौन सा नदी बहता है? पेरियार। तो कौन सा नेशनल पार्क? पेरियार नेशनल पार्क याद रखना है। आया बात समझ में? आगे नहीं? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक फेमस इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। कौन सा है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। याद रहेगा सबको? तमिलनाडु में कौन सा? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे फेमस में तेलंगाना स्टेट का। कौन सा? चलो तेलंगाना का बताओ, कौन सा है? कावला नेशनल पार्क। ठीक है ना, कावला नेशनल पार्क याद रहेगा सबको? चलो तेलंगाना में कौन सा? कावला नेशनल पार्क। इसके बाद जाएंगे तो उड़ीसा में कौन सा झील है बताओ? चिल्का झील। तो उसी पर पार्क भी है। क्या है? चिल्का नेशनल पार्क। क्या बता दो? चिल्का नेशनल पार्क। ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा में। यहां तक क्लियर है सबका? चलो फिर से बता दो, गोवा में कौन सा? भगवान महावीर। गोवा में भगवान महावीर। कर्नाटक में बांदीपुर, तुंगभद्रा, सोमेश्वर। फिर से बोलो, बांदीपुर, तुंगभद्रा, सोमेश्वर। केरल में पेरियार। केरल में, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी। तमिलनाडु में, तेलंगाना में कावला। तेलंगाना में, उड़ीसा में चिल्का। उड़ीसा में चिल्का। क्लियर है सबका? चलो अभी तक जो पढ़े उसी में मिक्स करके पूछ रहा हूं। ठीक है, चलो बता दे जाना। अब ओहर बताओ। ठीक। घाना पक्षी राजस्थान। ठीक। गिर नेशनल पार्क गुजरात। भगवान महावीर गोवा। किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर। ठीक। पेरियार नेशनल पार्क केरल। सोमेश्वर नेशनल पार्क कहां? कर्नाटक में। ठीक है ना। नल सरोवर गुजरात। रणथंबोर कहां है? हिमिस इंदिरा गांधी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी कावला तेलंगाना। कावला चिल्का। चिल्का में उड़ीसा। आ रहा समझ में? बस नाम देगा उसके हिसाब से आपको देखना है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो अब अपन इस ओर का थोड़ा नेशनल पार्क देख लेते हैं। चलो तो यहां देखना ध्यान से, ये हमारे जो राज्य दिख रहा है जिसको बोलते हैं कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे फेमस रोहिला नेशनल पार्क। कौन सा है? रोहिला नेशनल पार्क। याद रहेगा सबको? कौन सा नेशनल पार्क? रोहिला नेशनल पार्क याद रखना है। ठीक है। इसके नीचे हमारे उत्तराखंड है। उत्तराखंड का सबसे फेमस जिम कार्बेट। क्या है बता दो? जिम कार्बेट नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। कौन सा नेशनल पार्क बता दो? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। याद रहेगा सबको? बहुत बार आ चुका है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड। फिर से बताओ, रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। रोहिला जिम कार्बेट। जिम कार्बेट उत्तराखंड। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो यूपी में दो फेमस आपको याद रखना है। पहला दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा बता दो? दुधवा नेशनल पार्क। और एक चंद्रप्रभा। क्या नाम से है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा
प्रभा नेशनल पार्क। याद रखें सबको। चलो फिर से एक बार देख लो, यूपी में कौन कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क और कौन सा है, चंद्रप्रभा। चलो हिमाचल प्रदेश में कौन सा था, रोहिला। हिमाचल में उत्तराखंड जिम कार्बेट, उत्तराखंड। यूपी में दुधवा चंद्रप्रभा, यूपी में दुधवा और चंद्रप्रभा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कि ये हमारा बिहार है, बिहार स्टेट में कौन सा, क्योंकि कैमूर की पहाड़ी है वहां, तो उसी पहाड़ी पर पूरे वन है, तो कौन सा नेशनल पार्क, कैमूर नेशनल पार्क कहां बताओगे, बिहार। कैमूर नेशनल पार्क बिहार। नीचे अपन आएंगे तो यहां देख लो मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, क्या बता दो, सुंदरवन नेशनल पार्क। क्लियर सबका। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पर जो नेशनल पार्क बना दिए हैं उसको क्या बोलेंगे, सुंदरवन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है सबका, है ना। चलो ये आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में दो फेमस है, पहला पंचमढ़ी, क्या बताओगे, ये घूमने लायक बहुत ही पर्यटन क्षेत्र भी है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहां है आपका, मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा है, कान्हा किसला, कान्हा किसली है, कान्हा किसली, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहां है बता दो, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दो तो फेमस, पहला पंचमढ़ी और दूसरा कान्हा किसली, ठीक है। यहां से देखते हैं अपन कौन सा, झारखंड। तो झारखंड का दो अपन को यहां से याद रखना है, ठीक है। चलो झारखंड में पहला पलामू नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क, और दूसरा हजारीबाग, हजारीबाग नेशनल पार्क। याद रखेगा सबको। तो झारखंड में देख लो कौन कौन सा, पलामू याद रख लेना और हजारीबाग, जो एकदम आने लायक है उसी को देख रहे हैं, नहीं तो एक एक राज्य में बहुत बहुत सारे हैं। मैं एमपी में देखोगे तो 11 ठो नेशनल पार्क है, कितने ठो है, तो उसको अपन 11 में से दो ही ज्यादा फेमस है, कौन सा, पंचमढ़ी और कान्हा किसली। क्लियर है सबका। चलो इधर से फिर से बता दो, हिमाचल में रोहिला, हिमाचल में उत्तराखंड जिम कार्बेट, उत्तराखंड। यूपी में दुधवा और चंद्रप्रभा, यूपी में दुधवा और चंद्रप्रभा। बिहार में कैमूर, बिहार में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। झारखंड में पलामू, ठीक है ना, वैसे देख लेना, कभी कभी आ की मात्रा नहीं लेता, नहीं है ना, हटा देना उसको, समझ जाओगे ना। पलामू नेशनल पार्क, क्लियर है। और उसके अलावा हजारीबाग, क्या रहेगा आपका, हजारीबाग। एमपी से कौन कौन सा, पंचमढ़ी और कान्हा किसली, एमपी से पंचमढ़ी और कान्हा किसली याद रखना है। क्लियर है सबका यहाँ तक, है ना। चलो अभी तक जो पढ़े उसी में मिक्स करके पूछ रहा हूं ना, बताते जाना। अब ओहर बताओ, किश्तवाड़ा, घाना पक्षी, रणथंभौर, गिर नेशनल पार्क, भगवान महावीर, सोमेश्वर, पेरियार, इंदिरा गांधी, कावला, घाना पक्षी, तुंगभद्रा कर्नाटक, चिल्का रोहिला हिमाचल, ठीक है ना। उत्तराखंड जिम कार्बेट, ठीक है। दुधवा चंद्रप्रभा, सुंदरवन, ठीक, पश्चिम बंगाल ना। हजारीबाग, हजारीबाग, पलामू, पंचमढ़ी, कान्हा किसली। आ रहा समझ में, है ना। चलो कुछ पूर्वोत्तर स्टेट का देख लेते हैं कौन कौन सा फेमस है। तो असम जो स्टेट है, यहाँ दो एकदम फेमस है जो एग्जाम में आता है। चलो तो असम राज्य में कितना याद रखेंगे, दो तो। पहला मानस राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, मानस, क्या बताओगे इसमें, मानस वाला है ना, ठीक है ना। और एक है आपका कांजीरंगा, क्या है बता दो, कांजी, हम की मात्रा इसी में कि दूसरे राम है ना, ठीक। कांजीरंगा, क्लियर सबका, है ना। तो असम में दो ठो कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कांजीरंगा। ये हमारा मणिपुर है, कौन सा स्टेट है, तो मणिपुर में सबसे फेमस
किबुल लामजाओ कौन सा है? किबुल लामजाओ, याद रखा सबको। कौन सा नेशनल पार्क है बताओ? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मणिपुर। इसका कुछ विशेषता भी है। किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये कौन से झील में है? मणिपुर के कौन से झील में बोलेंगे तो यह लोकटक झील में। कौन सी झील में? लोकटक झील में है। और इसी को बोलते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? क्योंकि लोकटक झील में जो जल क्षेत्र है उसके बीच में आपके वन वगैरह पाए जाते हैं। समझ आ रहा है? तो दूर से देखने से ऐसा लगता है कि ये जो नेशनल पार्क है जो पानी में तैर रहा है। आ रहा समझ में? तो किसे तैरता हुआ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं? किबुल लामजाओ कौन से राज्य में है? मणिपुर में। कौन से झील में है? लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। क्लियर है सबका? चलो इसके नीचे आएंगे तो मिजोरम है ना। चलो मिजोरम में कौन सा? डफला नेशनल पार्क। कौन सा रहेगा आपका? डफला नेशनल पार्क। चलो कौन सा नेशनल पार्क है? डफला। ठीक है ना। तो ये हो गया पूरे भारत के इंपॉर्टेंट आने लायक नेशनल पार्क के नाम। याद रखें सबको। चलो अभी जो याद किए, असम में कौन कौन सा? मानस कांजीरंगा। असम में मानस कांजीरंगा। मणिपुर में किबुल लामजाओ। मणिपुर में। मिजोरम में डफला। मिजोरम में डफला। ठीक है। तो ये पूरे नेशनल पार्क के नाम हमारे हो चुके हैं। अब कहीं से पूछ रहा हूं, आ रहा समझ में? चलो बताते जाएंगे। कैमूर बताओ, बिहार में। ठीक। कांजीरंगा असम, गिर नेशनल पार्क। दुधवा चंद्रप्रभा, किश्तवाड़ा डाची ग्राम, हिमिस, डफला। जम्मू तो तीनों हो गया है। ठीक। डफला, किबुल लामजाओ, कांजीरंगा तो हो गया। मानस एमपी में कहा है? मानस असम में है। मानस कहाँ है? असम में। हजारीबाग झारखंड। रोहिला, जिम कार्बेट उत्तराखंड। चिल्का उड़ीसा। ठीक। कावला तेलंगाना। ठीक। भगवान महावीर गोवा। ठीक। इंदिरा गांधी तमिलनाडु। पेरियार केरल। पेरियार कहाँ है? केरल। अबोहर, अबोहर कहाँ है? नल सरोवर, नल सरोवर कान्हा किसली पंचमणि। ठीक। बांदीपुर कर्नाटक। अच्छा इसको बार बार नहीं पूछा हूं, करके होगा। बांदीपुर कर्नाटक। पेरियार, पेरियार में। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो ये हो गया नेशनल पार्क के नाम। लेकिन कुछ कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क, इस टाइप के लास्ट एक पेज अपन देख लेते हैं। फिर हमारा नेशनल पार्क के साथ ही साथ वन टॉपिक खत्म होगा। कौन सा टॉपिक खत्म? वन टॉपिक हमारा कवर होगा। समझ आ पा रहा है? चलो देखते जाओ ध्यान से। तो सबसे अपन देखते हैं क्या क्या वाला, कौन कौन सा नेशनल पार्क आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पास लिखा है आपका ये वाला जिम कार्बेट नेशनल पार्क। देखिए सब लोग कहाँ पास है बताओ? उत्तराखंड में। इसका एक विशेषता भी है कि ये भारत का प्रथम पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा बताओगे? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुआ था 1935 में। जिम कार्बेट की स्थापना 1935, लेकिन उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। ये याद रखना। समझ आ पा रहे हैं? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट, स्थापना 1935। क्या नाम था उस समय? हैली नेशनल। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। क्लियर है सबके यहां तक? है ना। चलो अगर क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। कितने? 11 नेशनल पार्क उसके अंदर मिल जाएगा। और सबसे अधिक वन भी कहां है? मध्य प्रदेश में ही है ना। तो सबसे ज्यादा वन कहां है बता दो? मध्य प्रदेश। और सबसे नेशनल पार्क भी कहां है? कुल कितने नेशनल पार्क देख लो। हम छत्तीसगढ़ का तो लिखे नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हम अलग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जब पढ़ाऊंगा तो वहां पूरे डिटेल से लिखेंगे, यहाँ नाम लिखने की उतना आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने स्टेट में 3 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 3। क्या क्या नाम से?
उत्तर छत्तीसगढ़ में क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दक्षिण छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी। और अभ्यारण्य कितने हैं अपने यहाँ? 11 अभ्यारण्य है। नेशनल पार्क जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और अभ्यारण्य स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन काम वही है दोनों का, वन क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों की सुरक्षा करना। समझ आ पा रहा है? जो किस प्रकार के प्राणी होने चाहिए। अभी इतना पढ़ाने से क्या मतलब फिर तुम लोगों को, ठीक नहीं? कौन सा प्राणी होना चाहिए? अभी इतना लिख दिया, संकटग्रस्त वाले के लिए क्या बनता है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। आ रहा समझ में? है ना? चलो तो देख लिए, सबसे पहला नेशनल पार्क बताओ, जिम कॉर्बेट। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, चलो इसका अलग क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो हिमिस नेशनल पार्क बताना है, जो कहां है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हिमिस नेशनल पार्क। कहां है? जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या बोला मैं? वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये मिलेगा अंडमान निकोबार में। कहां मिलेगा? 94 ठो अभ्यारण्य है यहाँ। कितने ठो? 94 ठो अभ्यारण्य। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां देखने मिलेगा? अंडमान निकोबार में। कितने ठो है? कितना? 14। समझ आ पा रहा है? चलो भारत का देख लो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, क्योंकि नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं, पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर लाते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर जब सफल हो जाता है तब टाइगर रिजर्व उसको बनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर की जनसंख्या में वृद्धि करवाएंगे और बहुत सारा जब हो जाता है तब उसको टाइगर रिजर्व बनाते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या नाम बता दो? नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो अभ्यारण्य है, ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व। भारत का क्या सबसे बड़ा? टाइगर रिजर्व में। इसका ये नाम याद रखना है। क्लियर सबका? इसके बारे में अभी देखे थे, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में कौन सा है? किबुल लामजाओ। क्या नाम है? किबुल लामजाओ। कौन से झील में है? लोकतक झील। कौन सा झील में? चलो ये है आपका सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है, सॉरी सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य। क्या बोला मैं? सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य बोल सकते, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है आपका पेंच अभ्यारण्य। पेंच कहां है आपका? महाराष्ट्र में। पेंच कहां है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, सबसे छोटा पेंच। सबसे छोटा में पेंच है ना। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व बोलेगा तो वह है नामदफा टाइगर रिजर्व। क्या है बता दो? नामदफा टाइगर रिजर्व। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व में किसका नाम आता है? नामदफा। याद रखे सबको? चलो तो फिर से बता रहा हूं, हिमिस का खास बात बताओ। सबसे बड़ा, जिम कॉर्बेट का सबसे पहला, एमपी का सबसे ज्यादा। कितने? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहां है, लेकिन सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहां है? और अभ्यारण्य और उसमें अंतर समझ आ रहा है ना? स्टेट गवर्नमेंट है ना। आगे बढ़े, नागार्जुन सागर श्रीशैलम का खास बात, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। पेंच वाले का सबसे छोटा है ना। नामदफा वाले का सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। और किबुल लामजाओ का तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्लियर है? इसी में देख लो दो व्यक्ति का नाम आपको यहां से ध्यान रखना है, जिसमें आपको सबसे पहले देखने मिलेगा सलीम अली। क्या नाम है? इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। क्या नाम से? बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो कहां के निवासी है? जम्मू कश्मीर। तो ये याद रख लेना है ना। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? सलीम अली। और दूसरा फेमस है कैलाश सांखला। क्या नाम है? ये राजस्थान के जोधपुर के निवासी हैं। इसी के नेतृत्व में 1973 में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। क्या लाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। और इस समय शासन था इंदिरा गांधी का। किसका था आपका? इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय कैलाश सांखला के नेतृत्व में 1973 में पहली बार क्या लाई गई? प्रोजेक्ट टाइगर। इसलिए इसको बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला। किसको बोलेंगे? कैलाश सांखला को बोलते हैं। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो तो ये कुछ अलग से नोट पॉइंट हो गए।
जो नेशनल पार्क में से ही आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, तो ये हमारा पूरा नेशनल पार्क टॉपिक के साथ साथ आपका वन टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया? वन। कल हम पढ़ेंगे इसके बाद कृषि। क्या पढ़ेंगे? भारत में जो कृषि संसाधन है, कौन से स्टेट में ज्यादा कौन सी फसल होता है, कौन कौन सी प्रकार की कृषि होती है, समझ आ रहा है? कौन कौन से ऋतु पाए जाते हैं, जिसमें कौन सा रबी फसल, खरीफ की फसल, ये सब कब कब बोए जाते हैं, वो सबको पूरे डिटेल से समझना है। आया बात समझ में? तो कल के क्लास में पूरा क्या समझेंगे? कृषि चैप्टर को पढ़ना है। यहां तक लिख लोगे सब लोग? हाँ है ना? कल आओगे तो एक बार पहले पूछूंगा किसी से भी कल। अच्छा हाँ, कल छुट्टी रहेगा, ठीक है। परसों पूछा जाएगा नेशनल पार्क के नाम। एक ही जन को सबको पूरा पूछूंगा, मतलब एक ही स्टूडेंट को पूरा नेशनल पार्क पूछा जाएगा, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है। समझ आ पा रहा है? चलो ठीक है। बाकी इसका के कल तो छुट्टी रहेगा, संडे को, सोमवार को करेंगे, ठीक है।